हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग अध्याय 4 में जनन स्वास्थ्य में पढ़ने वाले हैं। 3 नए टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी के लिए अध्याय 4 में आज हम लोग 3 नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यौन संचारित रोग क्या होते हैं, बंध्यता क्या होती है, इसके साथ साथ सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, इसको हम लोग उत्प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है या जनसंख्या नियंत्रण के क्या उपाय हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे मेथड स्टडी किया था, जैसे बैरियर मेथड है, ठीक है, हार्मोनल मेथड है और सर्जिकल मेथड है, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, इन सभी टॉपिक को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे: सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यौन संचारित रोग और बंध्यता। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, देखिए हमने इससे पहले डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, जब प्रेगनेंसी हो जाती है और अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, अनचाही गर्भ हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसको कैसे समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड पढ़ा था आप लोगों ने। इसमें एक जो गोली होती है जिसको हम लोग आईपिल के नाम से जानते हैं, या अनवांटेड 72, ठीक है 72 के नाम से भी ये मिलता है मेडिकल पे। इसको हम लोग मॉर्निंग पिल के नाम से भी जानते हैं, मॉर्निंग पिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मान लीजिए कि क्या होता है कि मैथुन क्रिया हुई जिसमें प्रेगनेंसी की संभावना बन जाती है, तो लगभग 72 घंटे के अंदर, ठीक है, कितने समय, 72 घंटों के अंदर क्या करते हैं, इस टैबलेट को ले करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग पिल कहते हैं, या अनवांटेड 72 या आई पिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो अगर वह अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो हम क्या करना चाहेंगे, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, सगर्भता का चिकित्सीय समापन कैसे होता है, अर्थात प्रेगनेंसी हो गई तो अब उसको रिमूव कैसे किया जाता है। तो सगर्भता का चिकित्सीय जो समापन होता है, इसे उत्प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं, उत्प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है, या इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, उत्प्रेरित गर्भपात या इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जिसमें सर्जरी के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, डॉक्टर के द्वारा सर्जरी के द्वारा क्या किया जाएगा, जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो भ्रूण विकास कर रहा है, उसको हटा दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। या फिर और भी बहुत सारे मेथड हैं जिसमें क्या करते हैं, ड्रग्स या दवाओं का उपयोग करके क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेथड होता है वैक्यूम पंप, ठीक है, वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो होता है यूट्रस में, गर्भाशय में, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, समझ में आए, वैक्यूम पंप की सहायता से। ठीक है, एक प्रेशर जनरेट करने वाला, ठीक है, क्या होता है, पंप होता है, जिससे क्या करते हैं, यूट्रस से जो बेबी ग्रो कर रहा है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। या फिर सर्जरी के द्वारा, अर्थात शल्य चिकित्सा के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा, या फिर क्या कर सकते हैं, कुछ टैबलेट्स या इंजेक्शंस की सहायता से भी उत्प्रेरित गर्भपात किया जा सकता है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा होती है जिसे माइफप्रिस्टोन के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ प्रोसोल
माइफप्रिस्टोन और मिसोप्रोसोल, ये 2 टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, जिसको एबॉर्शन किट के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, इन दवाओं को देता है, जिससे क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो खंडित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मान लीजिए ये गर्भाशय है, यहाँ पे भ्रूण क्या है, डेवलप कर रहा है। तो जो माइफप्रिस्टोन और मिसोप्रोसोल टैबलेट होते हैं, जो माइफप्रिस्टोन है ये क्या करता है बॉडी में, रुधिर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है उसकी मात्रा को कम कर देता है। तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम होने से क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम की ये लाइनिंग है, ये जो दीवार है, यह खंडित होने लगती है। तो यह दीवार खंडित होती है, जिससे क्या होता है, यह टूटने लगती है और इसी के साथ जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यह क्या होता है, नष्ट हो जाता है या बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस दवा से क्या करते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन किया जा सकता है। सामान्यतः इंड्यूस्ड एबॉर्शन के लिए क्या होती है, अस्पताल में जाना पड़ता है या डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और दवा है, जैसे RU486, इसका भी यूज किया जा सकता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ तरीके हैं जिससे इंड्यूस्ड एबॉर्शन किया जा सकता है, जैसे शल्य चिकित्सा, वैक्यूम पंप, माइफप्रिस्टोन या मिसोप्रोसोल या RU486, ठीक है। सामान्यतः जो लगभग 12 सप्ताह, कितना 12 सप्ताह 12th वीक का जो भ्रूण होता है, ठीक है, कितने 12 सप्ताह या 12th वीक का जो भ्रूण होता है उसको रिमूव करना या जो प्रेगनेंसी होती है उसको एबॉर्ट करना आसान होता है, खतरे की कोई बात नहीं होती है। 12 सप्ताह का मतलब कितना हो गया, 3 माह, कितना 3 माह तक, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं हो सकती, आसानी से क्या किया जा सकता है, एबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर क्या हो, 12 सप्ताह से अधिक हो जाए, मान लीजिए 24 सप्ताह हो जाए, अर्थात 6 महीने हो जाए, या इससे जब भी अधिक होगा, ठीक है, 4 महीने या 5 महीने का जब भ्रूण हो जाता है, तो वहाँ पे एबॉर्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए भ्रूण क्या हो गया, 6 महीने का हो गया या 6 महीने के ऊपर हो गया, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड एबॉर्शन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो लगभग 6 महीने के भ्रूण या 6 महीने के बाद के भ्रूण का एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो 6 महीने या आप कह सकते हैं 24 सप्ताह का जो भ्रूण होता है उसका एबॉर्शन क्या हो सकता है, माता के लिए घातक हो सकता है। तो जब भी एबॉर्शन कराना चाहिए 3 महीने से पहले या 3 महीने तक के भ्रूण का कराना चाहिए, ठीक है। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो जो एबॉर्शन है, ठीक है, या उत्प्रेरित गर्भपात है, यह क्या होता है, गैर कानूनी होता है। क्या होता है, गैर कानूनी होता है। क्योंकि क्या हो रहा है हमारे देश में या पूरे विश्व में, जो लड़के और लड़की में भेद समझा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जो लिंग परीक्षण है उसको करा करके पहचान जाते हैं या पता कर लेते हैं कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वह लड़का है या लड़की, ठीक है। तो इसका पता कैसे लगाया जाता है, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता लगाया जाता है कि जो भ्रूण है वह क्या है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। कैसे करते हैं, देखिए जो भ्रूण डेवलप होता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ, ठीक है। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यह बेबी के बॉडी का होता है, ठीक है। किसका होता है, बेबी के बॉडी का, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसका। तो यहाँ से इंजेक्शन के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड से कुछ कोशिकाओं को निकाल लिया जाता है। किसकी कोशिकाएं, बच्चे की कोशिकाओं को निकाल लिया जाता है और फिर उसका कैरियोटाइपिंग किया जाता है, अर्थात क्रोमोजोमों को देखा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर कोई मेल है तो मेल में, अगर कोई मेल है तो मेल में गुणसूत्र XY होता है, जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है XY, और कोई फीमेल है तो यहाँ पे 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र XX होता है। तो अगर हमें पता चल गया कि कोशिका में गुणसूत्र की जो 23वीं जोड़ी है वह क्या है, XY है, अर्थात जो भ्रूण है वह मेल है, ठीक है।
या जो बच्चा है वह मेल है, और अगर हमें यह पता चला कि जो भ्रूण है उसमें कोशिका की संख्या जो क्रोम गुणसूत्र जो है 23वीं जोड़ी का वह क्या है XX है, अर्थात वह क्या है स्त्री है या फीमेल है। तो जब यह पता चल जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं सामान्यतः लड़कों को जन्म देना चाहते हैं, ठीक है, लड़के को पैदा करना चाहते हैं और लड़कियों को नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं जो फीमेल है इसको क्या किया जाता है एबॉर्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण से क्या हो रहा है किसी भी देश में या मान लीजिए इंडिया में क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन क्या हो रही है लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या घट रही है। अर्थात 1000 लड़के हैं तो वहाँ पे लड़कियों की संख्या क्या है बहुत कम है, ठीक है, 950 या 960-70 ऐसे है। तो लड़कियों की संख्या क्या हो रही है इसके कारण से घटती जा रही है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए यह क्या किया गया है जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन है इसको गैर कानूनी बनाया गया है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे उत्प्रेरित गर्भपात के लिए, ठीक है, आदेश दिया जाता है कि हाँ आज्ञा दी जाती है, मान्य होता है वहाँ पे कि आप उत्प्रेरित गर्भपात करा सकते हैं, अर्थात कानूनी होता है कानूनी रूप से। इसमें कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, मान लीजिए कोई कोई रेप का केस है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी लड़की या कोई भी महिला बच्चे को जन्म नहीं देना चाहेगी तो वहाँ पे वह क्या कर सकती है अपना गर्भपात या इंड्यूस्ड एबॉर्शन करा सकती है। और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, मान लीजिए कि जो माता है वह किसी अगले बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसकी क्या हो सकती है उसकी हालत ख़राब हो सकती है, उसकी मृत्यु के चांसेस हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे में वह क्या करेगी इंड्यूस्ड एबॉर्शन या उत्प्रेरित गर्भपात करा सकती है। या फिर ऐसी संभावना हो कि बच्चे को क्या हो कोई आनुवांशिक विकार होने की संभावना हो या बच्चा अपंग पैदा होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में वह माँ क्या कर सकती है एबॉर्शन करा सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में ऐसी परिस्थितियों में एबॉर्शन क्या होता है मान्य होता है या कानूनी होता है, ठीक है। तो समझ में आ इंड्यूस एबॉर्शन क्या होता है और यह क्यों कराना चाहिए या क्यों नहीं कराना चाहिए, ठीक है, और इसके क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का यौन संचारित रोग, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है यौन संचारित रोग। तो इसको रफ कर देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, या इसे शॉर्ट में STD भी कह सकते हैं, ठीक है। STD ये टेलीफोन वाला STD नहीं है, ये क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। तो S भी लगा सकते हैं मल्टीपल्स के लिए डिजीज। तो ऐसे रोग जो क्या होते हैं यौन संबंध बनाने से क्या होते हैं फैलते हैं, तो उन रोगों को क्या कहते हैं यौन संचारित रोग कहते हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट में STD कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है रोग से संबंधित अध्याय 8, वहाँ पे डिटेल में रोगों के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करेंगे। तो ऐसे डिजीज़ का उदाहरण होता है, उदाहरण क्या होंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, तपेदिक, ठीक है, सुजाक, ठीक है, या इसको सिफिलिस कहते हैं, तपेदिक को क्या कहते हैं सिफिलिस, सुजाक को क्या कहते हैं गोनोरिया, सुजाक को क्या कहते हैं गोनोरिया, ठीक है, और एड्स AIDS, ठीक है। और भी रोग हो सकते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जैसे तपेदिक या सिफिलिस जिसको कहते हैं, सुजाक और एड्स। ये डिजीज़ कैसे हैं, ये कैसे रोग हैं, ये रोग यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, ठीक है, यौन संचारित रोग हैं। सामान्यतः देखिए जो सिफिलिस रोग होता है, जो सिफिलिस होता है ये ट्रेपोनिमा पैलिडम किस जीवाणु से होता है, सिफिलिस रोग ट्रेपोनिमा पैलिडम
ट्रेपोनिमा पैलिडम, ट्रेपोनिमा पैलिडम, ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। जब ट्रेपोनिमा पैलिडम जीवाणु का क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है, सिफिलिस रोग हो जाता है या तपेदिक रोग। इसका संक्रमण कहाँ पे होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जननांगों के आसपास क्या होता है, इनका संक्रमण होता है। इसके संक्रमण से क्या होता है, जो जननांग है वहाँ पर जलन होती है और उसके आसपास क्या होते हैं, फफोले या ददोरे बनने लगते हैं, और इसके साथ साथ क्या होती है, इचिंग भी होती है, ठीक है। तो सिफिलिस किसके कारण होता है, ट्रेपोनिमा के कारण, ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण, ठीक है। तो ये जीवाणु जनित रोग होते हैं, और ये जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कब फैलते हैं, यौन संबंध बनाते हुए फैलते हैं। जब यौन संबंध एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बनाता है और वह व्यक्ति क्या हो, पहले से संक्रमित हो किस जीवाणु से, ट्रेपोनिमा पैलिडम से, तो वह जीवाणु क्या करता है, स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है, ठीक है। तो इसका लक्षण क्या होगा, सामान्यतः जो जननांग है वहाँ पे दिदोरे या छाले बन जाते हैं, और क्या होता है, यूरिनेशन में जलन महसूस होती है, ठीक है, और साथ साथ इचिंग भी महसूस होती है। दूसरा है सुजाक या गोनोरिया। ये नाइजीरिया गोनोरी, किस, नाइजीरिया गोनोरी से होता है, नाइजीरिया गोनोरी, ठीक है। तो यह भी एक जीवाणु जनित रोग होता है जो नाइजीरिया गोनोरी के संक्रमण के कारण होता है। सामान्यतः इस जीवाणु का संक्रमण जो यूरेथ्रा होता है, अर्थात मूत्रनली होती है, वहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाहर भी हो सकता है, ठीक है, बाहरी जननांगों के आसपास भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः जो यूरेथ्रा होता है, जो यूरिन की नली होती है या पेशाब की नली होती है, वहाँ पे क्या होता है, नाइजीरिया गोनोरी का संक्रमण होने से सुजाक रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, यूरिनेशन में क्या होगी, जेलस फील होगी, जलन महसूस होगी, ठीक है, और रेडिशनेस हो जाएगा, लाल रंग क्या होगा, वहाँ पे जननांगों के आसपास का रंग लाल हो जाएगा, और इचिंग भी होती है। तो ये दोनों रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं, सुजाक और तपेदिक। तीसरा जो रोग है ये है एड्स। क्या है, एड्स। एड्स का, एड्स HIV विषाणु, किससे, HIV विषाणु मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। किसके संक्रमण से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण से होता है। कौन सा रोग होता है, एड्स, अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम किसके कारण होता है, HIV विषाणु के कारण होता है, ठीक है। यह एक क्या है, यौन संचारित रोग है, अर्थात यौन संबंध बनाने से फैलने वाला रोग है। इसके अलावा भी और भी माध्यम हो सकते हैं जिससे यह रोग फैल सकता है, जैसे कंटामिनेटेड ब्लड रिसीव करने से, अर्थात संक्रमित रुधिर को किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो भी क्या होगा, उसको एड्स हो जाएगा, ठीक है, या संक्रमित ब्लेड से क्या किया जाए, सेविंग कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को एड्स हो सकता है, ठीक है। एड्स में क्या होता है, जो HIV वायरस है, यह जो कोशिकाएं होती हैं, जो रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं, टी लिम्फोसाइट, कौन सी कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, तो ये जो HIV वायरस है ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करती है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। तो ये HIV वायरस टी लिम्फोसाइट को नष्ट करने लगता है, जिससे हमारे शरीर की जो सुरक्षा तंत्र है वह क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है, और हमारा शरीर अनेक रोगों से घिरने लगता है। तो एड्स के रोगी को बहुत सारे रोग फिर पुनः होने लगते हैं, और अंततः क्या होती है, इसके रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स के रोगी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। आज तक अभी इसका इलाज संभव नहीं हो पाया है, ठीक है। तो सामान्यतः क्या करना चाहिए, इन रोगों से बचने के लिए
सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए, अर्थात कॉन्डोम का यूज करना चाहिए, और एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, या अनजान लोगों के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन रोगों से बच सकते हैं, हमें ये रोग नहीं होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आया। लास्ट टॉपिक है बंध्यता या स्टेरिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बंध्यता। देखिए, बंध्यता या स्टेरिलिटी, बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं, अर्थात पति पत्नी होते हैं, जो बच्चों को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, अर्थात वे व्यक्ति जो क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, माँ या पिता नहीं बन सकते, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं या स्टेरिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंध्यता या स्टेरिलिटी कहते हैं। तो अब मान लीजिए समस्या है कि या तो शुक्राणु नहीं बना पा रहा है, पुरुष क्या कर रहा है, जो नर व्यक्ति है, पुरुष है, उसमें शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, या फिर मादा के शरीर में अंडाणु नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जोड़ा ठीक है, माता पिता बनना चाहता है, तो यहाँ पे कृत्रिम रूप से तकनीक होती है जिसको अपनाया जा सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, IVF आज के समय में बहुत ही प्रचलित तकनीक है IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे व्यक्ति जो क्या करने में सक्षम हो, जो माँ या पिता बनने में सक्षम हो, सक्षम नहीं हो, वो क्या कर सकते हैं, IVF तकनीक के द्वारा माँ या पिता बन सकते हैं। ठीक है, तो IVF का मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, माता के शरीर से अंडाणु को निकाल करके और जो पिता है उसके शरीर से शुक्राणु को निकाल करके शरीर के बाहर, कहाँ पे, शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में, कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, टेस्ट ट्यूब में अंडाणु का निषेचन कराया जाता है, और जब निषेचन करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट, अर्थात युग्मनज बन जाता है। तो इस युग्मनज को, ठीक है, माँ के यूट्रस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, वे जोड़े माँ और पिता बन पाते हैं या बच्चे को जन्म दे पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे निषेचन कहाँ पे कराया जाएगा, इन विट्रो तकनीक में शरीर के बाहर शरीर के बाहर कराया जाता है। ठीक है, निषेचन कहाँ पे होगा, शरीर के बाहर होता है। कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। तो ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है, इसी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इन विट्रो, अर्थात शरीर के बाहर, या इसका मतलब होता है ग्लास के अंदर। जो टेस्ट ट्यूब होता है ये ग्लास का बना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जैसा परिस्थिति माँ के फैलोपियन ट्यूब में या गर्भाशय में होती है, तो कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में उस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं और अंडाणुओं का निषेचन कराया जाता है। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो बंध्य माता पिता होते हैं वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं, बच्चे पा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक टेक्निक है जिफ्ट। ठीक है, एक टर्म क्या है, जिफ्ट। जिफ्ट, ZIFT, क्या है, ZIFT, इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट
का फुल फॉर्म क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे यूट्रस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये है फैलोपियन ट्यूब। ये कौन सी नलिका है? फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पे अंडाणु को निषेचित कराने के बाद, निषेचित जब हो जाता है तो जाइगोट बनता है या युग्मनज बनता है। और आप लोग जानते हैं निषेचन के तुरंत पश्चात क्या होता है, जो अंडाणु है इसमें भ्रूणीय विदलन शुरू हो जाता है। तो 1 से 2, 2 से क्या 4, 4 से 8 कोशिकाएं बनती हैं। तो यह जो जाइगोट है 8 कोशिकीय संरचना जब बन जाती है, कितनी? 8 कोशिकीय संरचना। इस 8 कोशिकीय संरचना को क्या किया जाता है? यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तकनीक को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जिफ्ट कहा जाता है, अर्थात जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जाइगोट का ट्रांसफ़र कहाँ पे किया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में किया जाएगा, ठीक है, समझ में? लेकिन अगर क्या हो, जो भ्रूण है, भ्रूण में कोशिका की संख्या 8 से अधिक हो जाए, अर्थात 12 हो जाए, 16 हो जाए या 32 हो जाए, उस समय क्या किया जाता है? जो भ्रूण होता है, मान लीजिए 16 कोश की, कितनी कोशिका है? 16 कोश की संख्या है। तो जो 16 कोश की भ्रूण होता है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है सीधे यूट्रस में या गर्भाशय में। कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा? यूट्रस में या गर्भाशय में। और इसके लिए टर्म यूज किया जाता है IUT। क्या यूज करते हैं? IUT, अर्थात इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या है? इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। जो भ्रूण है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा? यूट्रस में या गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ? तो एक है जिफ्ट और दूसरा क्या है? IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि मादा अंडाणु उत्पन्न कर पाती है और जो जो पुरुष है या पिता है वह शुक्राणु उत्पन्न नहीं कर पा रहा है या फिर बहुत कम मात्रा में शुक्राणु उत्पन्न हो रहे हैं, तो जो दाता है, दाता से शुक्राणु लेकर के, या जो डोनर है उससे शुक्राणु लेकर के कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? सीधे यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? यूट्रस या वेजाइना में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा शुक्राणुओं को। जो डोनर होगा, अगर शुक्राणु नहीं बन रहे तो किसी डोनर से शुक्राणु लेना पड़ेगा, या फिर अगर कम मात्रा में बन रहे हैं तो उसी से, ठीक है, पिता से ही क्या किया जाएगा? यहाँ पे स्पर्म ले लिया जाएगा, ठीक है। तो स्पर्म लेने के बाद क्या करते हैं? वेजाइना या यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है IST, ठीक है। क्या कहते हैं? IST, ठीक है, IST, इंट्रा, या इसको आर्टिफिशियल सिंपली कह सकते हैं इंसेमिनाइजेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनाइजेशन, इंसेमिनाइजेशन, इन विट्रो इंसेमिनाइजेशन, ठीक है। क्या कह सकते हैं? इन विट्रो या इंट्रा यूटेराइन सेमिनाइजेशन, इंट्रा यूटेराइन सेमिनाइजेशन, ISI, इन विट्रो सेमिनाइजेशन, ठीक है, या सिंपली आप इनसेमिनाइजेशन कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इन विट्रो सेमिनाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? इनसेमिनाइजेशन किया जाता है, अर्थात शुक्राणुओं को या सीमेन को क्या किया जाता है? गर्भाशय में पहुँचा दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंसेमिनाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है कैसा है? आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनाइजेशन, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म IUI भी बना सकते हैं आप, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है? जो स्टेराइल जोड़े होते हैं, कपल होते हैं, वे माँ और पिता बन सकते हैं, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके ये सभी क्या बन सकते हैं? माता पिता बन सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी माताएं होती हैं जो अपने गर्भ में अपने बच्चे को पालना नहीं चाहती हैं,
ठीक है, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता है। मान लीजिए जैसे जो कुछ एक्टर्स होते हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, तो उनको अपना बॉडी मेंटेन करना होता है, तो क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में वो लोग किराए की माँ लेते हैं। क्या लेते हैं? किराए की माँ। तो ये किराए की माँ क्या होता है? देखिए, किराए की माँ, ठीक है। बड़ा अजीब लग रहा होगा कि किराए की माँ क्या होती है। इसको कहा जाता है, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है सरोगेट मदर। सरोगेट मदर, सरोगेट मदर। किराए की माँ को क्या कहते हैं? सरोगेट मदर कहते हैं। तो क्या होता है, सामान्यतः जो पिता है, ठीक है, जो मेल है, वहाँ से क्या लिया जाएगा? स्पर्म लिया जाएगा, और फीमेल से क्या लिया जाएगा? जो जोड़े हैं उनसे क्या लिया जाएगा? एक से क्या लिया जाएगा? एग लिया जाएगा, और एक से स्पर्म। दोनों को लेकर के टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बना दिया जाएगा? जाइगोट। अब इस जाइगोट को ये जो किराए की माँ है, सरोगेट मदर है, इसके फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो किराए की माँ क्या करती है? 9 महीने तक इस बच्चे का, इस भ्रूण का पालन पोषण करती है, और जन्म के बाद यह बच्चे को इसके असली माता पिता को क्या करती है? सौंप देती है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? केवल पालन पोषण करना 9 महीने तक, यूट्रस में अपने गर्भाशय में बच्चे को रख करके पालन पोषण करना है। इसके बाद जब बच्चे का जन्म होगा, वह क्या होगी? अपने इस बच्चे के असली माता पिता को वह सौंप देती है, जिसका शुक्राणु और अंडाणु होता है, ठीक है। और इसके बदले जो किराए की माँ है उसको क्या दिए जाएंगे? पैसे दिए जाएंगे। तो वो पैसे के लिए ये काम करती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं किराए की माँ या सरोगेट मदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आप लोगों का ये अध्याय क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? एक नया अध्याय शुरू करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा आप लोगों को, और पसंद आया लेक्चर तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।